देखो, लास्ट क्लास तक हमने एक चैप्टर किया था। चैप्टर का नाम क्या था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ओवरऑल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर हमने पहला टॉपिक कवर किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब दूसरे टॉपिक का नाम क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले नंबर पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर देखना है डोमेस्टिक टेरिटरी। पहला नाम क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या समझते हो डोमेस्टिक टेरिटरी से? टेरिटरी वर्ड सुने हो कभी? क्या होता है टेरिटरी मतलब? शिमाइल, टेरिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है ऐसे ही जनरली? बाउंड्री बोल सकते हैं, बाउंड्री। तो यहां पर एक वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी। ये पढ़ क्यों रहे? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको हमारे सिलेबस में डाला क्यों गया? डोमेस्टिक टेरिटरी को क्यों पढ़ रहे हैं हम? हमको अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है? हमारे देश की इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, अब एक बात सोच के देखो, ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है। इंडिया के अंदर जो भी लोग, या इंडिया के जो कवरेज क्षेत्र है, इंडिया का कवरेज क्षेत्र मतलब इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके अंदर जिन लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो सारी अर्निंग को हम किस में ऐड कर देते हैं? नेशनल इनकम में ऐड कर देते हैं। अब जो इंडिया के कवरेज क्षेत्र से बाहर है, जो इंडिया में जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्या उन लोगों की इनकम को जोड़ोगे आप? जैसे मान लो कोई आदमी अमेरिका में बैठा है, वो वहां पे बैठ के पैसा कमा रहा है, उसका इंडिया से कोई भी लेना देना नहीं है, तो क्या आप उसकी इनकम को इंडिया की नेशनल इनकम में जोड़ोगे? नहीं। तो कौन सी इनकम को हमको अपने नेशनल इनकम में जोड़ना है और कौन सी इनकम को नहीं जोड़ना है, वो समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी समझना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? डोमेस्टिक टेरिटरी। चलो पढ़ते हैं क्या मतलब है इसका। इन जनरल, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स the political frontier of a company, of a country, but in order to determine national income, domestic territory has wider sense. मतलब नॉर्मली हम इन जनरल टर्म में क्या बोलते हैं कि हमारा इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब जो दिखता है ना आप लोगों को, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, इधर गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, ऐसा ही बोलते हैं ना, जो अब मैप पे देखते हो, लेकिन वो एक पॉलिटिकल फ्रंटियर है। लेकिन जब आप नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करोगे या नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करोगे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में और भी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो देखो दो बॉक्स बने हुए हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है और डोमेस्टिक टेरिटरीज में क्या क्या नहीं आता है। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। डोमेस्टिक टेरिटरी का जनरल मीनिंग प्लस नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है, और नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी के क्या क्या बाहर रहता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है? पहला, शिप्स, एयरक्राफ्ट owned and operated by normal residents between two or more countries। मतलब इससे क्या समझते हो? मान लो ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है और ये है अमेरिका। ठीक है, अब इंडिया और अमेरिका के बीच में मान लो पानी का जहाज चलता है, वैसे तो चलता नहीं है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। पानी का जो जहाज चल रहा है इंडिया और अमेरिका के बीच में, वो है इंडिया का, लेकिन कुछ काम के लिए वो कहां गया हुआ है अभी? अमेरिका। वो वहां खड़ा है। या फिर कोई एरोप्लेन है, मान लो कोई एरोप्लेन है, वो है इंडिया का, लेकिन अभी कहां गया हुआ है? अमेरिका, है ना? तो बताओ इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, ये
ओन्ड, ये किसकी ओनरशिप में है बल्ले बताओ, अमेरिका की कि इंडिया की? इंडिया की ओनरशिप में। तो इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो पायलट होगा वो इंडिया का है, पैसा कमा रहा होगा। जो पानी का जहाज है उसके अंदर क्रू मेंबर्स होंगे, वो लोग पैसा कमा रहे होंगे। तो वो क्योंकि इंडिया के ओनरशिप में है, इसलिए उसकी जो भी इनकम होगी हम उसको ये मानेंगे कि वो पानी का जहाज और एरोप्लेन वो सब क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। क्लियर है मेरी बात? हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। मैं 1 मिनट आया ना, 1 मिनट, वो भैया आए हैं। लिखोगे तब तक नोट कर लो आप लोग, इसको मैं जूम आउट कर देता हूं, तब तक नोट कर लो, यहां तक ही नोट करना बस, ठीक है?
नोट कर लिए होगे? अच्छा, चलो ठीक है, लिखना आप लोग बाद में, क्योंकि मैं तो ये आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ही। देखो, तो हम अभी बात किसकी कर रहे थे? डोमेस्टिक टेरिटरी की। देखो इधर रोनित शिमाइल, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आता है? मैंने बताया शिप और एयरक्राफ्ट जो ओन्ड है और ऑपरेटेड है किसके द्वारा? हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा, ठीक है। और हमारे कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं, आगे अभी अपन पढ़ने वाले, ठीक है। दूसरा, उसके आगे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स। फिशिंग वेसल्स मतलब, फिशिंग वेसल्स मतलब, वेसल मतलब यहां पे बर्तन वाला वेसल मत नहीं है। जो पानी के जहाज होते हैं ना, जो समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए, ठीक है। एक मिनट, एक्चुअली ये पीओपी का काम हुआ था ना, तो गड्ढा गड्ढा है ना, उसको पैक करने के लिए वो भी आया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था शिप और एयरक्राफ्ट जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। दूसरा है फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल मतलब क्या होता है? जो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, फिशिंग करने के लिए जो पानी के जहाज जाते हैं, उसको फिशिंग वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। देखना है फोटो? मछली पकड़ने वाला जहाज बोल सकते हैं उसको। ये दिख रहा है? क्या है? फिशिंग वेसल है, ठीक है, फिशिंग वेसल। उसके बाद आगे और क्या नाम लिखा हुआ था? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ये भी फोटो देख लो क्या होता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, एक मिनट, ये देखे हो कि नहीं आप लोग कभी टीवी में या डिस्कवरी चैनल में ऐसा कुछ? ये क्या है? कोई पानी का जहाज नहीं है ये समुद्र के बीच में इसको लगाया जाता है, ये वहां से कच्चा तेल निकालता है, फिर उसको बाद में प्रोसेस करके हमको हमारे पास पेट्रोल के फॉर्म में आता है, ठीक है। जो एलपीजी सिलेंडर हम घर में यूज करते हैं, उसके अंदर जो गैस रहती है वो कहां से आती है? यही लोग, यही रिस्क, ये जो रिक्स है ना, यही निकाल के उसको और प्रोसेस करके फिर हमारे तक आता है वो, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, RIGS। ये जो है ना रिग्स है, रिग्स। तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गया।
फिशिंग वेसल्स हो गया, या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स मतलब, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब वही समुद्र के ऊपर बना हुआ कोई स्ट्रक्चर जो फ्लोट हो रहा है। ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स मतलब जो समुद्र समुद्र जो होता है ना, उसको इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं। वहां पर जो ये सारी चीजें ऑपरेट हो रही है, वो भी हमारे किस में आती है? डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है। क्लियर है मेरी बात? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। एम्बेसी वर्ड सुने हो कभी? एम्बेसी। कॉन्सुलेट्स वर्ड सुने हो? या मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट सुने हो? मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट सुने होंगे। देखो क्या होता है, मान लो ये इंडिया है और ये है कोई फॉरेन कंट्री, मान लो क्या बोल दूं, कनाडा। अगर कोई इंडिया का आदमी है, उसको जाना है कनाडा, तो वहां पर उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कनाडा का क्या लेना पड़ेगा? वीजा। ये तो पता है आप लोगों को। तो जितनी भी कंट्रियां होती है ना, जितनी भी कंट्रीज होती है, उन सब के एम्बेसी ऑफिस एक दूसरे के कंट्री में रहते हैं। जैसे इंडिया का जो एम्बेसी का ऑफिस है वो कहां रहेगा? कनाडा में। और कनाडा का एम्बेसी का ऑफिस कहां रहेगा? इंडिया में। आ रही बात समझ में? तो वीजा वीजा जो अलॉट होता है वो कहां से होता है? यही एम्बेसी ऑफिस ही अलॉट करती। ठीक है, मतलब ये इंडिया का आदमी है, इसको कनाडा का वीजा चाहिए, तो वो कनाडा जाके वीजा नहीं लेगा, वो इंडिया में ही कनाडा का ऑफिस होगा, वहां जाके वीजा के लिए अप्लाई करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं एम्बेसी के ऑफिस में, उन लोग कहां के लोग होंगे काम करने वाले? कनाडा के। और मान लो कोई कनाडा का आदमी है, कोई कनाडा का आदमी है, उसको इंडिया आना है, तो इंडिया यहां पर इंडियन एम्बेसी में जाएगा, कनाडा में जो सिचुएटेड है, और वहां के लोगों से वो इंडिया का वीजा लेकर आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसा होता है। और एम्बेसी में सिर्फ वीजा देने का काम नहीं होता है। अब एक चीज सोच के देखो, मान लो ये इंडिया का आदमी है, कनाडा घूमने के लिए गया और वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे उसको बचाने वाला कौन है? इंडिया में तो उसका घर है, कनाडा में कौन है? तो कोई भी दिक्कत आती तो किससे कांटेक्ट करेगा? इंडियन एम्बेसी से। उसके लोग बैठे वहां, तो इंडिया की गवर्नमेंट की ऑफिस होती है। कनाडा का कोई आदमी है, उसको इंडिया में कोई दिक्कत आ गई तो किससे कांटेक्ट करेगा? कैनेडियन एम्बेसी से। क्लियर है? तो मेरा मुद्दा अभी एम्बेसी ऑफिस क्या करती है वो नहीं है, मेरा मुद्दा यह है कि हर कंट्री में एक दूसरे की कंट्री के एम्बेसी ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, जैसे ये इंडिया है तो इंडिया में यहां पे कनाडा का एम्बेसी का ऑफिस होगा, अमेरिका का होगा, मतलब इंडिया उन लोगों को जगह दे के रखा है। वैसे ही दूसरी दूसरी कंट्री इंडिया की एम्बेसी ऑफिस के लिए जगह दे के रखी है। ठीक है, तो इंडिया की जो एम्बेसी ऑफिस कनाडा में सिचुएटेड है ना, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करते हैं। इंडिया की जो एम्बेसी ऑफिस कहां है? कनाडा की जमीन पर है, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। आई मेरी बात समझ में? वही लिखा है, पढ़ो। एम्बेसीज ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, हमारे कंट्री की एम्बेसी ऑफिस जो दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में लोकेटेड है। कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स एक नया नाम है। कॉन्सुलेट्स का मतलब होता है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट की ऑफिस होती है। कहां पे होती है? हमारे गवर्नमेंट की ऑफिस है, लेकिन कहां होती है? दूसरे कंट्रीज में सिचुएटेड होती है। इनका काम क्या होता है कॉन्सुलेट्स का? वो हमारे कंपनी के इंटरेस्ट में जो जो चीजें हैं, इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं, हमारे कंपनी के हित में जो जो चीजें, हमारे कंपनी के लिए जो जो चीजें फायदेमंद होती है, उसको प्रमोट करने का काम करते हैं विदेश में रह के। कॉन्सुलेट्स कौन होते हैं? हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में जो जो चीजें हैं उसके लिए विदेश में बैठ के काम करते हैं। क्लियर है? और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट्स, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट मतलब वेपन नहीं, मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट क्या होता है कि जब कोई जो एक दो कंट्रियां हैं उनके बीच में अगर फ्रेंडली रिलेशन होता है,
तो उन लोग अपना मिलिट्री जो रिसोर्सेज है वो शेयर करते हैं। जैसे इंडिया और अमेरिका का अच्छा रिलेशन है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया अपना थोड़ा इस्टेब्लिशमेंट, कुछ फौजी, कुछ लोगों को कहां भेज देगा, अमेरिका जाओ वहां का सीख के आओ क्या करते हैं। अमेरिका वाला इंडिया भेज देगा, चाहो यहाँ का सीख के आओ क्या करते। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर वहां पे लोकेटेड है इंडिया का अमेरिका में, तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी क्या कहलाएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो मैंने अभी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती है 3 पॉइंट में बताया। पहला नंबर पर क्या आता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ठीक है। दूसरा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर्स। सी नंबर पर क्या था, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ये 3 पॉइंट है। पेपर में अगर आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक पॉलिटिकल फ्रंटियर होती है, लेकिन नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी को और वाइडर सेंस में देखा जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में ये सब भी इंक्लूड होता है। फिर ये 3 पॉइंट लिखोगे। फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होता है ये पढ़ो। भगवान आपका भला करे। पूरा लिख दिए ना? हाँ ठीक है ना। एक कॉपी और लिखनी, आज रात को लिखूंगा उसको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे कुछ नहीं होता, मेरे को जमा करने का मतलब है बस। हाँ। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या नहीं आता है। जैसे हमारे देश के जो एम्बेसी है उसको दूसरे देश वाले लोग जगह दे के रखा है, तो उस देश की जो जगह है वो हमारी टेरिटरी में आती है। वैसे हमारी कंट्री में दूसरे देश वाले लोगों को हमने जगह दे के रखी है, तो उस जगह को हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करते हैं। भाई मेरी बात समझ में। जैसे इंडिया के अंदर, ये इंडिया है, इंडिया ने इतनी जगह अगर अमेरिकन एम्बेसी को दे के रखी हुई है, तो इतनी जगह को इंडिया जो है डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? वैसे अगर अमेरिका है, अमेरिका में यहां पर इंडियन एम्बेसी है, तो इतनी जगह को इंडिया क्या बोलेगा, अपनी डोमेस्टिक। मतलब अदली बदली कर लिए बोल के चल सकते हैं, है ना। यहां की जगह तू रख ले, वहां की जगह मेरे को दे दे। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल यूएनओ को फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और डब्ल्यूएचओ का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी है ना ऑफिसेज होती है। जैसे इंडिया में भी इसकी ऑफिस होगी, बाहर के कंट्रियों में भी इनकी ऑफिस है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन किसी एक कंट्री का नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनकी जो ऑफिसें हैं अपने कंट्री में सिचुएटेड है, तो उसको हम क्या नहीं मानेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। रोनित, क्लियर है? देखो पेपर में मार्क्स ज्यादा मिलना, देखो बच्चे 3 टाइप के होते हैं। एक तो खत्म वाले बच्चे, खत्म समझते हो ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पास हो गए वो बहुत बड़ी बात है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। उसके बाद 2 बच्चे होते हैं। एक होते हैं बच्चे जिनको समझ में सब आता है, दिमाग भी बहुत होता है, लेकिन उन लोग है ना मेहनत नहीं करते सही डायरेक्शन में, इसलिए उनके मार्क्स जो है पेपर में क्या हो जाते हैं, कम। और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले वाले बच्चे से थोड़ा सा कम दिमाग रहता है उनके पास, लेकिन उन लोग मेहनत सही डायरेक्शन में करते हैं, तो इसलिए उनका नंबर ज्यादा आ जाता है। तो जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर स्कूल में हमेशा सुनना, टॉपर लोग को एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते बच्चे, नंबर बस ज्यादा आ रहा है उनका। क्यों? क्योंकि वो जो चीजें पढ़ रहे हैं ना उसको सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे। बस हो सकता है कि जिसका बच्चे का नंबर कम आया है दिमाग उसके पास ज्यादा होगा, डायरेक्शन का बस खेल है पूरा। अब जिस जगह मेहनत ज्यादा करोगे आपको रिजल्ट भी वैसा मिलेगा। क्लियर है मेरी बात?
तो मेरा बोलने का मतलब है कि पेपर में अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का आंसर आ गया, टूटा फूटा आंसर लिख के आ गया, मालूम है आपको डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, सब समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन आपने 2 बार इसको पढ़ा नहीं, पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया, कुछ भी लिख के आ गए, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब ये सर बोले थे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसे कुछ कुछ लिख के आ गए, तो नंबर देगा सामने वाला। आपको वर्डिंग के साथ खेलना है, इससे मतलब आपको ये वर्डिंग्स याद रखनी है, रटने नहीं बोल रहा हूं, वर्डिंग्स याद रखनी है। पेपर में ये सारी वर्डिंग्स दिखनी चाहिए, तब सामने वाला आपको नंबर देगा। क्लियर है मेरी बात? चलो अब अगला देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोगों को सॉरी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पढ़ते जाओ और बताते जाओ हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है। पढ़ क्वेश्चन क्या लिखा है पहले पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो चीजें आती है, बताओ कौन कौन सी चीजें। इंडियन कंपनी इन सिंगापुर, सिंगापुर में, सिंगापुर कहां है, रायपुर के पास में, तो अभनपुर के पास में, विदेश में, वो एक कंट्री का नाम है। तो भारत की कंपनी है लेकिन वो कहां है, सिंगापुर में। वो पूछ रहे कि वो चीज हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है, पूछ रहे हैं। रेसिडेंट है कि नहीं है वो नहीं पूछ रहे हैं, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है पूछ रहे हैं। सिंगापुर में है ना, तो नहीं है, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। आ गई बात समझ में। दूसरा, फेसबुक ऑफिस इन इंडिया, फेसबुक का जो ऑफिस है वो इंडिया में, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है, है। कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अमेरिकन, इंडिया में कंपनी चल रही है लेकिन उसका ओनर कौन है, अमेरिका वाला, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है, है। ऑफिस ऑफ टाटा ग्रुप इन लंदन, इंडिया की कंपनी है लेकिन उसका ऑफिस कहां सिचुएटेड है, लंदन में, तो। चाइनीज बैंक ब्रांच इन इंडिया, चाइना की कोई बैंक है उसका इंडिया में ब्रांच है, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं। और चाइनीज एम्बेसी बोल देता तो नहीं होता। इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के कॉन्सुलेट्स की ऑफिस है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है, है। ब्रांच ऑफ एसबीआई इन कनाडा, एसबीआई की ब्रांच कहां है, कनाडा में, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है कि नहीं है। मैं टिक सही लगा रहा हूं ना, मैं लगाते जा रहा हूं, मैं देखते रहना सही लग रहा है कि नहीं। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेन की एम्बेसी है कोई, वो इंडिया में उसकी ऑफिस है, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। रिलायंस जो है ना, रिलायंस कंपनी, उसने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी है फेसबुक की, फेसबुक को कहां पर, कैलिफोर्निया में। रिलायंस की कोई, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ना उसकी कोई बिल्डिंग है कहां पे, कैलिफोर्निया, और उसने फेसबुक को किराए पर दी हुई है, तो वो जो बिल्डिंग किराए पर दी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है कि नहीं आती है। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन था, ये समझ में आया पूरा, ठीक। चलो आगे बढ़े। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की जब हमने डेफिनेशन या उसकी मीनिंग देख रहे थे तो एक नाम आया था नॉर्मल रेसिडेंट, एक नाम आया था कौन सा, नॉर्मल रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। हाँ ठीक बोल रहे हो। और नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पढ़ो। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। क्या लोग ही पैसा कमा रहे हैं कि कंपनियां भी पैसा कमा रही है, इंस्टीट्यूशंस भी पैसा कमा रहे हैं, बताओ। सिर्फ इंसान ही पैसा कमाते हैं कि कंपनियां इंस्टीट्यूशंस भी पैसा कमाती है, कंपनियां इंस्टीट्यूशन भी बिजनेस कर रही है ना। इसलिए रेसिडेंट है कि नहीं है उसके लिए हमने किसको किसको इंक्लूड किया हुआ है, इंडिविजुअल्स को, इंडिविजुअल्स मतलब लोग, और इंस्टीट्यूशंस मतलब कंपनियां, जितने भी इंस्टीट्यूट बना के काम कर रहे हैं उनको भी। क्लियर है। हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री
and whose center of economic interest also lies in that country. बस ये 2 लाइन की डेफिनेशन है. व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. याद हो गई डेफिनेशन? बोल के बताओ रोनित. टूटा फूटा आंसर आया. आप बोलो. हाँ, ordinarily resides in that country. Center of economic interest also lies in that country. ठीक है, सौम्य आप बोल के बताओ. हाँ, शिमाइल, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? हाँ, बाउंड्री वर्ड था ही नहीं वहां पे. बोल के बता. बोल सही रहे हो, मतलब आपका जो मीनिंगफुल चीज ही बोल रहे हो, लेकिन मैं वो चाह रहा हूं. नहीं याद है. आदित्य, ये नॉर्मल रेसिडेंट. हाँ, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. हाँ, मतलब अगर मैं ये डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें 2 कीवर्ड्स है. कीवर्ड्स नहीं बोल सकते, की सेंटेंसेस है. इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन. पहले तो नॉर्मल रेसिडेंट में हम इंडिविजुअल को भी लेते हैं और इंस्टीट्यूशन दोनों को लेते हैं. ठीक है, ये बात हो गई. उसके बाद जो जिस कंट्री का है उस कंट्री में ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है. रिसाइड मतलब रहना. ठीक है, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है. क्लियर है मेरी बात? उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. नॉर्मल रेसिडेंट में ये सब नहीं आते. कौन कौन नहीं आते नॉर्मल रेसिडेंट में? अब कोई विदेशी टूरिस्ट है या विजिटर है, विदेश से इंडिया आते हैं घूमने के लिए, तो उनको क्या बोलोगे? नॉर्मल रेसिडेंट. गर्मी लग रही है, हो जाएगा, कर लो. सौम्या ये वाला बटन दबा दो और आप उधर से वो कर दो. नहीं, बाजू वाला. हाँ, पानी है उसमें. पानी है तो चालू कर दो मोटर. नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या नहीं आता है हम उसकी बात कर रहे हैं. नॉर्मल रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग. फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर ये नहीं लेते. योगेन तैयार रहना ना, आपसे नहीं पूछा क्वेश्चन, पूछूंगा. फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर इनको नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं लेते. फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर फॉरेन कंट्री. ऑफ फॉरेन कंट्री मतलब शिमाइल क्या हुआ इसका? ये इंडिया है. इंडिया में मैं बोला दूसरे कंट्री लोगों की एम्बेसी रहती है. दूसरे कंट्री की एम्बेसी रहती है कि इंडिया में. मान लो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है. इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी में लोग काम कर रहे हैं कि नहीं बताओ? तो यहां लोग काम कर रहे होंगे तो यहां रह भी रहे होंगे. तो जो लोग यहां रह के यहां काम कर रहे हैं तो उन लोगों को बोलते हैं क्या? फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी या ऑफिशियल, डिप्लोमेट, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. मतलब जैसे हमारे कंट्री में जो ऑफिस है किसकी? गवर्नमेंट की, विदेशी गवर्नमेंट की. वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम क्या नहीं बोलेंगे? रेसिडेंट नहीं बोलेंगे. विदेश के जो आर्म्ड फोर्सेस समझते हो, उन लोग यहां आके कुछ काम कर रहे हैं, तो क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी भी नहीं होती ना,
इसलिए वहां काम कर रहे हैं लोग, वो भी हमारे क्या नहीं होंगे, रेसिडेंट नहीं होंगे। हाँ बोलो रोनित, क्या बोल रहे हो? नहीं कंपनी, हाँ बोलो, पूरा बात कर लो। हाँ हाँ, नहीं वही तो मैं बोल रहा हूं, अभी अपन ने एम्बेसी की बात की ना। एम्बेसी क्या होता है? बाहर की गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट की एम्बेसी बाहर है और बाहर की गवर्नमेंट की एम्बेसी यहां पर है। तो यहां की जो एम्बेसी है, सॉरी इंडिया में जो बाहर की एम्बेसी है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन स्टाफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरेन स्टाफ। फॉरेन स्टाफ कहां काम कर रहे हैं? एम्बेसी में। कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स, ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये सब जिन लोगों का है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डील करना रहता है ना, उनको ये सब नाम दिया जाता है। आ रही बात समझ में? उसके बाद मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, फौजी वौजी लोग जो विदेश के हैं हमारे कंट्री में आए हुए हैं, जो अपन बात की थे ना मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट वाली, उसमें जो काम कर रहे हैं उन लोग कौन होंगे? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ क्या है? इंडिविजुअल है कि इंस्टीट्यूशन है? इंस्टीट्यूशन। तो उसको क्या, उसकी ऑफिस अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो उसको क्या आप रेसिडेंट बोलोगे? नहीं। जो लोग यूएनओ और डब्ल्यूएचओ में काम कर रहे हैं लोग, उनको भी क्या नहीं मानना है? रेसिडेंट। जो लोग यूएनओ और डब्ल्यूएचओ में काम कर रहे हैं उनको भी क्या नहीं मानना है? रेसिडेंट। लेकिन एक कंडीशन है, कोई पर्सन अगर यूएनओ और डब्ल्यूएचओ में रहता है, मतलब वहां काम कर रहा है और उसकी ऑफिस हमारे कंट्री में है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं आएगा। पहली बात ये कंफर्म है। जो लोग अंदर काम कर रहे हैं वो भी रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर ये आदमी 12 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा हमारे कंट्री में रह जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे। कंडीशन है, अगर यूएनओ या डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में कोई आदमी काम करता है, 12 महीने से कम काम किया है, तो नॉर्मल रेसिडेंट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर 12 महीने से ज्यादा काम कर गया, मतलब हमारी कंट्री में 12 महीने से ज्यादा रह गया, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है योगेंद्र? उसके बाद और कौन सी चीजें नहीं आती है? और कौन सी चीजें नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आती है? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, जैसे हमारे देश का कोई पानी का जहाज वो दूसरे देश में जाके खड़े हो जाता है, तो पानी का जहाज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है कि नहीं? उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारे कंट्री के रेसिडेंट कहलाएंगे कि नहीं? वैसे कोई दूसरे कंट्री का जहाज हमारे इंडिया में अगर आके खड़ा है, तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? नहीं। तो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो हमारे रेसिडेंट कहलाएंगे? वो बाहर के ही होंगे, क्योंकि वो दूसरे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसलिए उसके अंदर काम कर रहे लोग भी बाहर। लेकिन एक चीज है, फॉरेन वेसल अगर इंडिया में आके खड़ा है बहुत देर से, 12 महीने से ज्यादा हो गया, जा ही नहीं रहे, और उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो 12 महीने से ज्यादा अगर इंडिया में बिता दिए तो पकड़ लेंगे, रेसिडेंट हो तुम बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई? वही तो बोलो, रेसिडेंट कहलाएगा, फिर जाओ बोलेंगे उसको। मतलब रेसिडेंट है कि नहीं है, हम क्यों वो हिसाब लगा रहे हैं कि भाई वो 12 महीने से ज्यादा रुक गया तो हम बोलेंगे रेसिडेंट, फिर उसकी इनकम को हम कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में। आ रही बात समझ में? अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसकी इनकम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, अगर वो रेसिडेंट बन गया तो उसकी इनकम को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, रेसिडेंट है कि नहीं है हम क्यों देख रहे हैं? रेसिडेंट लोगों की जो इनकम है हम ये मानते हैं कि उसका हमारे कंट्री से रिलेशन है, तो उसकी जो इनकम होगी तो हम अपने देश की नेशनल इनकम निकालेंगे ना, तो उसमें जोड़ेंगे। और जो नॉन रेसिडेंट है उसकी इनकम को जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे। इसलिए तो देख रहे हैं ना रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। आई बात समझ में? तो मैंने ई नंबर का भी पॉइंट बताया कि कोई क्रू मेंबर है फॉरेन वेसल का, या कॉमर्शियल ट्रेवलर। कॉमर्शियल ट्रेवलर मतलब अरे क्रूज वगैरह होता है ना, क्रूज, समझ गए? पानी का जहाज या तो मछली पकड़ने जाएगा बाहर, या फिर यहां से गुड्स लेके जाएगा, वो देखियो ना डब्बे डब्बे कंटेनर्स बने रहते हैं एक जगह से दूसरे, या फिर तीसरा लोगों को लेके जाता है क्रूज।
तो कॉमर्शियल ट्रैवलर उसको भी बोल सकते हैं। सीजनल वर्कर मतलब पानी, मछली वछली, मछली हमेशा नहीं पकड़ी जाती, एक पर्टिकुलर सीजन होता है जब जाके उस समय ज्यादा मछलियां मिलती है। तो इन सारी चीजों में, इन सारे जगह में जो क्रू मेंबर काम कर रहे हैं और वो विदेश के हैं और हमारे देश के बाउंड्री में है, तो हम उनको क्या नहीं मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो 1 साल से ज्यादा रह गया तो क्या मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर मतलब, बॉर्डर वर्कर मतलब जो बॉर्डर में काम करते हैं ना, उन लोगों का पता नहीं रहता, काम करते करते कभी इधर के चले गए कंट्री में, कभी कभी इधर आ गए। टेबल में रखा है भाई, टेबल में। बॉर्डर वर्कर जो होते हैं ना, बॉर्डर का कभी नॉलेज नहीं होता, या फिर कभी कभी एक बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे नेपाल और इंडिया। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में तो चलो अच्छे रिलेशन नहीं, तो बॉर्डर में बहुत ज्यादा वो रहती है, लेकिन इंडिया नेपाल में अच्छा रिलेशन है ना, तो कोई भी मोमोज बेचने आ जाता है यहाँ पे। शिवाई लग रही है। तो बॉर्डर में जो काम करते हैं ना, तो उन लोगों को भी, उनके केस में हम क्या नहीं मानते, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते। क्लियर है मेरी बात? यहां पे 12 महीने वाला कंडीशन नहीं है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, बताओगे? एक यूएनओ की ऑफिस है कहां, इंडिया में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस है कहां पे, इंडिया में। उसका एक आदमी, उसका एक एम्प्लॉय इंडिया में काम कर रहा है, उसने वो पूरे 11 महीना इंडिया में रहा। कितने महीने? 11 महीना। फिर वो काम करके चला गया, उसके काम पूरा हो गया। तो बताओ वो नॉर्मल रेसिडेंट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? 12 महीने से कम है। अब योगेंद्र आप बताना। इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है। किसका ऑफिस है? इंडियन एम्बेसी का ऑफिस है। कहां पे? नहीं सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। अमेरिकन एम्बेसी का ऑफिस है इंडिया में। वहां एक आदमी काम करता है, ठीक है, और वो 12 महीने से ज्यादा रुक गया इंडिया में। तो बताओ वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? मैंने 12 महीने वाला रूल एम्बेसी के लिए नहीं बताया था। मैंने 12 महीने वाला रूल किसके लिए बताया है? मैं जानबूझ करके वहां पे क्लियर नहीं किया था उस चीज को, मैं वर्डिंग देख रहा था आप लोग कितना समझते हो। 12 महीने वाला रूल किसके किस लिए बताया हूं मैं? इनके लिए। इसके लिए मैं बताया क्या 12 महीने वाला रूल? नहीं। एम्बेसी में अगर कोई काम कर रहा है और वो ज्यादा टाइम के लिए भी रह गया, तो भी उसको क्या नहीं मानना है, रेसिडेंट। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कोई काम कर रहा है, तो वहां पे 12 महीने वाला देखना है, ठीक है। या वो पानी जहाज क्रू वाला अगर कुछ है तो वहां पर देखना है। तो अपने बीच में कौन है ऐसा जो मेरे को पूरा नॉर्मल रेसिडेंट को समझा सकता है बोल के? नॉर्मल रेसिडेंट मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है बोथ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, जो ऑर्डिनरीली इंडिया में मतलब उस कंट्री में रिसाइड करता है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां है, उसी कंट्री में है। ये 2 लाइन की डेफिनेशन है बस। नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन नहीं आता? तो पहले नंबर पर तो फॉरेन टूरिस्ट और फॉरेन विजिटर नहीं आते। दूसरे नंबर में एम्बेसी या कॉन्सुलेट या ऑफिशियल कोई डिप्लोमेट है या आर्म्ड फोर्स का कोई मेंबर है फॉरेन कंट्री का, वो भी नहीं आता। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिसेस नहीं आती क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है, नहीं आएगा। उस ऑफिस के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय भी नहीं आते। लेकिन 12 महीने से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। 12 महीने से ज्यादा रहेगा तो हम नॉर्मल रेसिडेंट मान लेंगे। जो पानी के जहाज है विदेशी, जो हमारे कंट्री के बाउंड्री में आके खड़े हैं, तो उनको भी हम क्या नहीं मानेंगे, उसके अंदर में काम कर रहे लोगों को भी हम क्या नहीं मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन वो वहां भी 12 महीने वाला रूल देखना है। और बॉर्डर वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर मतलब जहां पे बॉर्डर खुली होती है, लोग आना जाना करते रहते हैं, तो उनको हम क्या नहीं मानेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ये हो गया नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। आंसर आएगा तो लिख लोगे, ऐसा बोल के बताओगे योगेंद्र? पूरा बोल के बताओ। हाँ, वो ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन दैट कंट्री। हाँ, एंड सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। और नॉर्मल रेसिडेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, वो पूरे पॉइंट बताओ। हाउ स्टाफ ऑफ एम्बेसी, हाँ आर्म फोर्सेस, डिप्लोमेट्स, हाँ और फिर क्या होता है अगर कोई फॉरेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, लेकिन अगर कोई नहीं, वो तो ऑफिस की बात हुई थी। यूएनओ और WHO की ऑफिस जो इंस्टीट्यूशन यहाँ सिचुएटेड है वो नहीं कवर होगी, क्योंकि रेसिडेंट में हम इंस्टीट्यूशन को भी देखते हैं और इंडिविजुअल को भी देखते हैं ना। तो यूएनओ और WHO के ऑफिस को क्या रेसिडेंट मान लोगे? इंडिया में रहेगी तो नहीं, उसको भी नहीं माना। और उसके अंदर काम कर रहे एम्प्लॉय को भी नहीं मानना है, लेकिन 12 महीने से ज्यादा नहीं रहने चाहिए। और तीसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था? क्रू मेंबर्स, ठीक। और लास्ट वाला बॉर्डर वर्कर्स, ठीक। चलो, रेसिडेंट हमने देखा क्या होता है। पेपर में अगर आ गया व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ये पूरा आंसर लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। 1 या 2 नंबर का आया तो क्या लिखना है? इतना, बस 2 लाइन का। लेकिन अगर 3 से 4 नंबर का ज्यादा बड़ा आंसर आता है, ज्यादा बड़े नंबर का, तो आपको नॉट इंक्लूड भी लिख के आना है। क्लियर है? हाँ, पूरा 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 याद करोगे तब तो 3-4 लिख पाओगे। 3-4 याद करोगे तो कुछ याद ही नहीं रहेगा फिर वहां पे। मैं आप लोगों को अभी इंफॉर्म कर रहा हूं एक चीज, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है। ये मान के चलो कल या परसों की क्लास में खत्म हो जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये जल्दी खत्म हो जाए। फिर आप लोगों का मैं नेक्स्ट वीक को टेस्ट लेने वाला हूं इकोनॉमिक्स का। चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, और चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला, जो अभी जो चल रहा है चैप्टर, इन दोनों का। नेक्स्ट वीक को कौन से तारीख को टेस्ट होगा या कौन से डे में होगा वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दिया ना उस दिन गायब हो जाओगे आप लोग। तो आप लोगों को संडे तक का टाइम है, अच्छे से पढ़ते रहो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी टेस्ट ले लूंगा, तैयारी में रहना संडे तक। मंडे से सैटरडे कभी भी ले लूंगा टेस्ट, वो देखूंगा पब्लिक जिस दिन ज्यादा रहेगी उस दिन। नहीं तो बता दिया तो निकल गए फिर घूमने। चलो, रेसिडेंट, आप लोगों को पता है रेसिडेंट और सिटीजन, ये दोनों चीजों में डिफरेंस होता है, सेम चीज नहीं है दोनों। हम नॉर्मली जनरल टर्म्स में एक मान लेते हैं कि रेसिडेंट और सिटीजन एक है, लेकिन नहीं है। कोई आदमी रेसिडेंट कैसे बनता है और कोई आदमी सिटीजन कैसे बनता है? सिटीजन जो होता है ना, सिटीजन, वो कैसे बन सकता है? उस कंट्री में या तो वो बॉर्न हुआ होगा, पैदा हुआ होगा, या फिर उस कंट्री के लॉ के हिसाब से उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया होगा। आ रही मेरी बात समझ में? 2 कंडीशन है। कोई भी इंसान सिटीजन कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है? बॉर्न इन दैट कंट्री, या फिर अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप इन दैट कंट्री एज पर लॉ ऑफ दैट कंट्री, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से। क्लियर है? मतलब अगर मैं बोलूं सिटीजन सिर्फ है ना इंसान हो सकते हैं। सिटीजन कौन हो सकते हैं? सिर्फ इंसान। और रेसिडेंट कौन हो सकता है? इंसान भी और कोई इंस्टीट्यूशन भी। रेसिडेंट कैसे होता है? रेसिडेंट कैसे हो सकता है? जैसे आप मान लो इंडिया में पैदा हुए और 10 साल हो गए इंडिया छोड़ के चले गए, आप कहां रहने लग गए? अमेरिका में। तो आप भले इंडिया के सिटीजन कहलाओगे, लेकिन रेसिडेंट कहां के कहलाओगे? अमेरिका के। आप अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका छोड़ के अब इंडिया में बस गए,
तो आप सिटीजन भले अमेरिका के रहोगे लेकिन रेसिडेंट कहाँ के होगे? इंडिया में, क्योंकि आप 1 साल से ज्यादा रह गए हो। ऐसा है, क्लियर है मेरी बात? तो रेसिडेंट जो होता है और सिटीजन जो होता है वो दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं। सिटीजन कैसे बनता है? वो या तो वो आदमी इंडिया में पैदा हुआ, मतलब उस कंट्री में पैदा हुआ होगा, या फिर उसने उस कंट्री में सिटीजनशिप के लिए उस कंट्री के लॉ के हिसाब से अप्लाई किया होगा, तो सिटीजन बन जाएगा अप्रूवल आने के बाद। और रेसिडेंट, उसको रहना पड़ेगा, जितने ज्यादा लंबे समय तक रहेगा। नॉर्मली 1 साल का टर्म देखते हैं। कितना देखते हैं? अगर आप किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा बिता दिए, मतलब आप क्या बन गए? वहां के रेसिडेंट बन गए। क्लियर है? तो हम नेशनल इनकम की जब अकाउंटिंग करते हैं, नेशनल इनकम की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हम सामने वाली की रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं कि सिटीजनशिप देखते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं। उस समय इनकम काउंट होती है, मतलब जैसे 12 महीने रेंटिंग होता है ना, ये कोई भी नहीं। हाँ, तो वो जो 12 महीने स्टार्टिंग के 12 महीने इनकम काउंट हाँ, होगी होगी होगी। कि अगले साल नहीं होगी। हाँ, तो सिटीजनशिप का मैंने देखो यहां पर मीनिंग लिखा है, अ पर्सन बिकम सिटीजन ऑफ अ कंट्री अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। पहला क्या था? पर्सन बॉर्न इन दैट कंट्री, पर्सन बॉर्न आउटसाइड दैट कंट्री, बाहर पैदा हुआ है लेकिन अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप एज पर द लॉ ऑफ दैट कंट्री। क्लियर है मेरी बात? सिटीजनशिप का क्या फायदा है? आपको उस कंट्री के लॉ के फायदे मिलते, मतलब आपको उस कंट्री के लॉ के हिसाब से फायदा मिलेगा। एक सिंपल सा बात बता रहा हूं, आप कोई अच्छे से टूरिस्ट प्लेस में चले जाना, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस में चले जाना, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको 30 रुपए टिकट कटाना पड़ेगा उस जगह पे जाने में, और अगर आप फॉरेन सिटीजन हो तो आपको 300 रुपए कटाना पड़ेगा। अब मैं सिरपुर गया था तो वहां पे लिखा था फॉर इंडियन सिटीजन 20 रुपए और फॉरेन सिटीजन शायद 300-400 रुपए कुछ लिखा हुआ था। तो होता है, मतलब हमारे कंट्री के अगर हम सिटीजन है तो हमको यहाँ के लॉ के हिसाब से फायदा मिलता है ना। तो बाहर की कंट्री के अपने लॉ होंगे उनके सिटीजन के लिए, अगर आप वहां जाके वहां की सिटीजनशिप ले लोगे तो उसका फायदा आपको भी मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आज की क्लास का टारगेट सिटीजनशिप तक रोक रहा हूं। कल एक नया कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं, क्या? फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, और इसके आगे बाकी सब अपन अगले एपिसोड में देखेंगे। ठीक है, चलो क्लास ओवर, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।